तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। 7वें और अंतिम चरण का मतदान शनिवार को होने जा रहा है और इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, बिहार की 8 सीटें, पंजाब की 13, झारखंड की 3 सीटें, चंडीगढ़ की 1 और पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा ओडिशा की 6 सीटें और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 4 जून को आएंगे नतीजे। तो यहां पर अब आखिरी चरण बाकी है, 57 सीटों पर मतदान होना है। तो इस आखिरी चरण की हॉट सीटों पर अगर एक नजर डालें तो यहां पर एनडीए और विपक्ष के कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। वाराणसी से सबसे पहले बात करते हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां मैदान में है। इस सीट से उनके सामने, उनके मुकाबले हैं अजय राय, जो कि यहां पर इंडिया गठबंधन के यहां पर उम्मीदवार है। दूसरी सीट अगर बात करें गोरखपुर से तो यहां पर रवि किशन बीजेपी के उम्मीदवार और काजल निशांत विपक्ष के यहां पर उनका मुकाबला करेंगी। गाजीपुर सीट पर पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट काफी इस बार चर्चा में है। यहाँ कंगना रनौत है और उनके सामने है कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह। पंजाब लिए चलते हैं, जहां भटिंडा में परमपाल कौर और हरसिमरत कौर बादल के बीच मुकाबला होगा। वहीं चंडीगढ़, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर संजय टंडन और मनीष तिवारी के बीच मुकाबला होगा, वो आमने सामने होंगे। पश्चिम बंगाल चलते हैं, जहां पर डायमंड हार्बर से बॉबी कुमार दास हैं और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी। दक्षिण कोलकाता सीट की बात करें तो देवश्री चौधरी और माला रॉय के बीच मुकाबला होगा। और आखिरी चरण की तमाम सीटों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुमित अवस्थी, जो कि वाराणसी में मौजूद है, पटना में मनीष कुमार है, गुरप्रीत छीना जो कि चंडीगढ़ में है, इसके अलावा वीडी शर्मा जो कि शिमला में है। सबसे पहले हम रुख करते हैं मनीष जी का, जो कि पटना में है। मनीष जी, बिहार की 40 में से आखिरी चरण में बची हुई 8 सीटों पर चुनाव होना, इस चरण में किन किन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है? देखिए जया, जो आखिरी चरण है उसमें 3-4 महत्वपूर्ण चेहरे हैं। एक आरा सीट से केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह, पटना साहिब की सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। इसके अलावा जो बाकी के सीट हैं, जो अंतिम चरण में बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उसमें 2 सीटों के रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा किसी को माथापच्ची नहीं करनी होती है। वो 2 सीटें हैं पटना साहिब और नालंदा की सीट, क्योंकि ये दोनों सीटें जो है, नालंदा की सीट जनता दल यूनाइटेड का घर माना जाता है और पटना साहिब की सीट के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी किसी को भी मैदान में उतारे, यहाँ प्रत्याशी मैटर नहीं करता, यहाँ सिंबल का ज़्यादा प्रभाव होता है और जीत आखिरकार उसी की होती है। लेकिन जो बाकी के जो 6 सीटें हैं, उन सब पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है और आखिरी चरण में ये जो मुकाबला दिलचस्प हुआ है उसका कारण एक है, वो है काराकाट की सीट से पवन सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़ना। क्योंकि सब अब ये मानकर चल रहे हैं कि अगर पवन सिंह के पक्ष में राजपूत वोटरों का मतदान हुआ, यानी कि राजपूत वोटर जो एनडीए के परंपरागत वोटर रहे हैं, तो उसका प्रभाव जो है आसपास की सीटों पर मतदान के दिन देखने को मिल सकता है और जिसने एक तरह से एनडीए के नेताओं की काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि सरदर्द बढ़ा दी है। और यही कारण है कि काराकाट एक वो सीट है जहां पर न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए गए, बल्कि उसके अलावा राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और बिहार एनडीए के सभी नेताओं ने वहां पर कैंप किया है, वहां पर प्रचार का काम किया है। तो इसलिए जो आखिरी के चरण में जो 1 तारीख को जहां मतदान होना है, उसमें सबकी निगाहें होगी कि जो काराकाट की सीट पर वोटिंग पैटर्न क्या होता है। वही वोटिंग पैटर्न जो है 6 सीटों का भविष्य तय करेगा। जया जी, मनीष जी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां 13 सीटों पर मतदान होना है। हमारे साथ हैं सुमित अवस्थी। सुमित, आप वाराणसी में हैं, हम वाराणसी पर सुबह भी चर्चा कर रहे थे, सबसे हॉट सीटों में वो शुमार है। लेकिन इन 13 सीटों पर किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? खासकर पूर्वांचल की तमाम सीटों पर मुकाबला क्या कड़ा हो सकता है? क्योंकि पूर्वांचल की कुछ सीटों पर मामूली अंतर से 2019 में जीत हार तय हुई थी।
बिल्कुल ठीक बोल रही हैं जय आप। और ये पूर्वांचल का जो इलाका है, जो 13 सीटें हैं जिसका आज चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है शाम को, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए इस बेल्ट में बीजेपी और सपा के अलावा छोटी छोटी जो जातिवादी पार्टियां हैं उनका बड़ा महत्व है। जैसे अपना दल का जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उसमें कुर्मियों का वोट बैंक है। निषाद की पार्टी है, राजभर की पार्टी है, सुभाषपा जिसको कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर जिसके नेता हैं। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका हर सीट पर 20,000, 50,000, 70,000, 80,000 वोट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। और ये किसके साथ खड़े हैं ये बहुत मायने रखता है। पिछली बार जैसे ओम प्रकाश राजभर सपा बसपा गठबंधन के साथ थे 19 का चुनाव जब लड़ा, लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ उनका अलायंस पे पार्टनर हैं। अनुप्रिया पटेल शुरू से बीजेपी के साथ रही हैं। तो इस इलाके में ये जो मल्लाह का वोट है, निषाद का वोट है, राजभर का वोट है, कुर्मियों का वोट है, ये मोटे तौर पर दिखाई देता है। अभी अगर आप बड़ी तस्वीर की बात करें तो वो भाजपा के साथ है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए इस बार अखिलेश यादव ने अपना जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है जया, वो बहुत ही उसमें उन्होंने एक तरीके से जातीय समीकरणों को बड़ा बैलेंस करने की कोशिश की है। नहीं भूलना चाहिए उन्होंने ईबीसी और ओबीसी को ज़्यादा वोट दिए हैं। यादव केवल परिवार के 5 ही व्यक्ति लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर बहुत सारे ईबीसी है, बहुत सारे एमबीसी हैं, बहुत सारे ऐसी जातियों के नेता लड़ रहे हैं जो अमूमन बसपा का वोटर माना जाता था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव जो है 13 सीटों पर आखिरी फेज का, ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कह देना किसकी लीड है, कौन एज पे है, कम से कम बनारस की सीट पे खड़ा होकर हम ये बात कर सकते हैं कि बनारस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री की सीट है ये। लेकिन आसपास की जो सीटें हैं, जैसे गाजीपुर की सीट है, जैसे बलिया की सीट है, बलिया में नीरज शेखर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बलिया को मैं कहना चाहता हूँ राजपूतों के अंदर नाराज़गी है। इस बात को बीजेपी को ध्यान रखना पड़ रहा है। हमको नहीं भूलना चाहिए आजमगढ़ की सीट है, गोरखपुर की सीट क्योंकि खुद मुख्यमंत्री की सीट है, वहाँ से वो विधायक रहे, सांसद कई बार रहे, योगी आदित्यनाथ जी, रवि किशन वहाँ पर सिटिंग एमपी हैं, वहाँ पर भी दिक्कत की उतनी दिक्कत नहीं दिखाई देती है। लेकिन बाकी जो सीटें हैं वो बड़ा क्रिटिकल फैक्टर प्ले करने वाली हैं इस अलायंस को लेकर। इंडिया अलायंस जिसका नाम है, क्या होगा ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन हम ये मान सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है 5वें चरण का, ये बीजेपी को अगर 370 का आंकड़ा पाना है या यूपी में 80 की 80 सीटों की जो बात बीजेपी कर रही है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और अगर उसको नहीं पाने देना है तो इंडिया अलायंस क्या कैसे लड़ती है उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा और 4 तारीख को नतीजे आएंगे, सब कुछ साफ होगा। हमारे साथ गुरप्रीत छीना भी है जो कि चंडीगढ़ में मौजूद है। गुरप्रीत, पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव है। 2019 में अगर इन सीटों की बात करें तो 8 कांग्रेस को मिली थी, 1 आम आदमी पार्टी को, 2 बीजेपी को, 2 शिरोमणि अकाली दल को। इस बार सियासी समीकरण क्या दिख रहा है? जी बिल्कुल, अगर आप पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें, सबसे पहले बात पार्टीज की करते हैं। इस समय आम आदमी पार्टी है, बीजेपी पहली बार पंजाब में इंडिपेंडेंटली लड़ रही है सभी 13 से 13 लोकसभा सीट्स पे। वहीं कांग्रेस है और शिरोमणि अकाली दल, क्योंकि इस समय जो रीजनल पार्टी थी शिरोमणि अकाली दल किसी टाइम अलायंस में थी बीजेपी में और वो डोमिनेट करती थी, लेकिन इस बार जो समीकरण बाहर आ रहे हैं, सबसे हॉट सीट है बठिंडा, जहां हरसिमरत कौर बादल अकाली दल से अपने आप को रिवाइवल और सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें पटियाला में तो महारानी प्रनीत कौर जो बीजेपी की पहली बार टिकट से सीट लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले हमेशा कांग्रेस से जीतते आए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला होना लिटमस टेस्ट है उनके लिए। और वहीं जलंधर सीट की बात की जाए तो जलंधर में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, उनको कांग्रेस ने वहां से उतारा है। कहीं ना कहीं लगता है कि वो बेनिफिट देंगे। अगर पंजाब की पूरी पॉलिटिकल कैलकुलेशन को लास्ट फेज में जो इलेक्शन होने जा रही है उसको अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज हैं, फार्मर इश्यूज हैं और लोकल स्टेट के खिलाफ भी एंटी इनकमेंसी हो सकती है। और उस चीज़ का बीजेपी गेन करती है जहाँ लॉस करती है, जहाँ श्रोमणी अकाली दल रीजनल पार्टी उस बात का कोई गेन करती है जहाँ लॉस करती है, ये तो 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। वहीं अगर चंडीगढ़ की भी सीट की बात की जाए तो यहाँ पे मनीष तिवारी
तिवाड़ी वर्सेस संजय टंडन हो रहा है। मनीष तिवाड़ी ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेंबर पार्लियामेंट का। संजय टंडन ने यहाँ से एमसी की भी इलेक्शन नहीं लड़ी। तो इन चीज़ों को लेके लोगों में ये फैलाया जा रहा है कि मनीष तिवाड़ी आउटसाइडर है, संजय टंडन लोकल है, क्योंकि पहले भी बीजेपी ने हमेशा किरण खेर आउटसाइडर्स को दी है। तो इस बार उन्होंने एक नया अपना एक्सपेरिमेंट किया है कि जो लोकल है उसको सीट दी जाए, ताकि अगर लोगों का माइंडसेट कोई ऐसा है कि बाहर वाला आता है और जीत के चले जाता है और काम नहीं होते लोगों के, तो ये सारी जो सीट्स है पंजाब की, क्योंकि टोटल 13 पंजाब में है और एक चंडीगढ़ में है, और ये इस पे जो हॉट सीट है इस पे लगातार जो हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से जब का कैंपेन चल रहा है, खींचातानी चल रही है। 4 तारीख को बात क्लियर होगी। लेकिन एक बात बार बार लोगों को और वोटरों को कंफ्यूज भी कर रही है, और वोटर और जो लोग हैं पंजाब के वो भी सवालिया चिन्ह कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री पंजाब में अपना जो कैंपेन रैलीज कर रहे हैं, आज भी उनकी होशियारपुर में है लास्ट रैली है, क्योंकि होशियारपुर में बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि वो मूवमेंट कर सकते हैं। होशियारपुर और गुरदासपुर पहले भी वो जीत चुके हैं, तो वहीं वो अपना ज़्यादा जोर भी लगा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यहाँ से हमें रिवाइवल भी हो सकता है, और में भी रैली है उस पर भी नजर रहेगी। गुरप्रीत, यहाँ पर हिमाचल शिमला से वीडी शर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। वीडी शर्मा जी, हिमाचल की सभी 4 सीटों पर इस बार अंतिम चरण में ही मतदान होने जा रहा है। हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? पिछली बार सभी 4 सीट बीजेपी जीती थी, हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने परचम लहराया था। बिल्कुल जया, मैं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में स्थिति मैं अगर मंडी सीट की बात करूं तो सबसे हॉट सीट है मंडी, क्योंकि यहाँ से कंगना रनौत को बॉलीवुड एक्ट्रेस को उतारा है बीजेपी ने, और सामने उनके सामने विक्रमादित्य सिंह है। ये भी काफी मजबूत है, क्योंकि इनका जो परिवार है वो पिछले अगर मैं बात करूं तो इनके पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह वो 3 बार सांसद रहे, इनकी माताजी इसी पार्लियामेंट्री से सांसद रही, अभी भी सिटिंग सांसद वो है। तो यहाँ पर सबसे हॉट सीट हिमाचल प्रदेश की मंडी बनी हुई है, क्योंकि सामने विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है हिमाचल सरकार में, और ये जो सीट है काफी टक्कर वाली सीट है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी इस सीट को जीत सकता है, क्योंकि सामने जो है मजबूत कंगना रनौत। हालांकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो पिछली बार यहाँ से 3 सीटें जीती थी, इस बार भी वो उसी चीज को कायम रखेगी, लेकिन मुकाबला कड़ा है। मंडी के बाद अगर मैं शिमला की बात करूं, शिमला में भी हालांकि बीजेपी पिछली बार चुनाव जीती थी, सामने यहाँ भी जो है कांग्रेस के मजबूत वो सिटिंग एमएलए है, वो जो है काफी मजबूत सुल्तानपुरी काफी मजबूत कैंडिडेट है। अगर इसके अलावा हम बात करें हमीरपुर की, तो हमीरपुर में अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री है, 5वीं बार वो चुनाव मैदान में, काफी मजबूत है। हालांकि ये सीट काफी मजबूत है बीजेपी के पास। रायजादा है यहाँ पर, सतपाल रायजादा, ये जो है पूर्व में विधायक रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है इस सीट पर कि यहाँ से जो है मुख्यमंत्री इस पार्लियामेंट्री से ताल्लुक रखते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री यहाँ से इसी पार्लियामेंट्री से आते हैं। ये सीट भी जो है, हालांकि यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं चौथी सीट की बात करूं हिमाचल प्रदेश में, ये है कांगड़ा। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ से जो है एक अलग सा जो है इस बार चुनाव है, क्योंकि यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। हालांकि सामने राजीव भारद्वाज है, वो जो है पुराने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये सीट भी जो है काफी टक्कर वाली मानी जा रही है, कुछ भी हो सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत है। हालांकि आप ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया का एक इकलौता राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ कड़ा मुकाबला है। और ये माना जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि और यहाँ पर हम जानते हैं आज क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, शाम को चुनावी शोर जो है थम जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सीटों पर 57 सीटों पर यहाँ पर मतदान होना है 1 तारीख को, और उसका सियासी समीकरण समझाने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया।